हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीवी स्टॉक्स। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। अब मैं उसकी कुछ आपको डिटेल्स में दूँगा, जिससे आप उसको गैस करें कि ये कौन-सी कंपनी हो सकती है। क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएँ कि ये कौन-सी कंपनी है। ये एक शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। जो इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, वो मैं बताता हूँ। भारत में सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादक है, 1250 किलोलीटर पर डे। इंजीनियरिंग खरीद निर्माण व्यवसाय ईपीएस बिज़नेस में भी ये है। गुजरात और वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट बेस्ड चीनी रिफाइनरी हैं, जिनकी कुल क्षमता 1.7 मिलियन टन पर वर्ष है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुल 7 चीनी मिलें हैं। देखिए, 2 ही स्टेट में अभी ये है, कर्नाटका और महाराष्ट्र राज्य में। प्रतिदिन 35,000 टन गन्ने की कुल क्रशिंग कैपेसिटी है। 7 सब्सिडरी हैं। शुगर सेगमेंट में जिस नाम से ये मार्केट में अपनी शुगर को बेचती हैं, वो मधुर है और अपनी जैविक खाद को जिस ब्रांड नेम के साथ ये मार्केट में सेल आउट करती हैं, उसका नाम भू मधुर ब्रांड के नाम से मार्केट में सेल आउट करती हैं। अब ये मैंने डिटेल आपको दे दी है, अब आप देखिए, आप सोचिए कि ये कौन-सी कंपनी है। इसके बाद इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन-सी कंपनी है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा-सा डिटेल मैं आपको देता हूँ इंडिया का जो शुगर सेक्टर है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। भारत में प्रमुख चीनी के उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात शामिल हैं। यहाँ पे जो है चीनी उत्पादन होता है। चीनी सेक्टर में कई बाई प्रोडक्ट भी होते हैं। जैसे चीनी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, जो बच जाते हैं एक तरीके से, अवशेष रह जाते हैं, जिसमें मोलेसिस है, बेगस है, गन्ने की क्रशिंग के बाद बचा हुआ जो बेगस होता है, वो होता है गन्ने की जब क्रशिंग होती है, उसके बाद जो बचता है, रेशेदार पार्ट है एक तरीके से जो कह सकते हैं हम। दूसरा है प्रेस मड। प्रेस मड में क्या होता है कि जब गन्ने का रस निकलता है, तो हम उसकी सफाई करते हैं। सफाई के बाद जो पार्ट नीचे बच जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेस मड। इन सब बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता है। ये खुद भी करते हैं, जैसे इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्हीं बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इन बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। भारत का जो चीनी उद्योग है, वो इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज़ और ग्लोबल शुगर प्राइसेज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जो भी चीनी का एक्सपोर्ट है, वो इन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने और अतिरिक्त चीनी उत्पादन को डाइवर्ट करने के लिए भारत गन्ने और अन्य फीड स्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, क्या होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन सिर्फ शुगर से नहीं होता। इसमें कुछ और फीड स्टॉक्स भी हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। तो क्या होगा, लेकिन चीनी हम क्यों नॉर्मली अभी फ़िलहाल हम चीनी को यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ शुगर का जो प्रोडक्शन है वो एक्सेसिव है। लेकिन क्या होता है कि जो उसके प्राइसेज़ हैं, प्राइसेज़ गवर्नमेंट फिक्स करती है। एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है, वो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो उससे क्या होता है कि आप चीनी तो आपने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अब क्या है, सेल नहीं हुई, तो आपको प्रॉफ़िट नहीं होने वाला। और प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो फिर वही बात रह गई कि आपने इतनी मेहनत भी की और कुछ मिला नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लिया है कि भई आप जो भी इथेनॉल बना रहे हैं, उसका जो चीनी प्रोडक्शन कर रहे हैं चीनी की, उसको आप डाइवर्ट कर दीजिए थोड़ा-सा। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और जो आपका शुगर मिल्स हैं, उनके प्रॉफ़िट में भी इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि क्या होगा कि ये फिक्स हो जाएगा। इथेनॉल की प्रोडक्शन जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी, ब्लेंडिंग जैसे चल भी रही है, तो उस केस में क्या होगा कि ये कंटीन्यूअसली जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनके पास कंटीन्यूअसली जाता रहेगा, तो शुगर मिल्स हैं, उनके प्रॉफिट में जो कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो उस कंटिन्यूटी की वजह से के लिए भी ये ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। भारत जो है पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग को एटलीस्ट डबल कर चुका है। पहले 5% के आसपास था, अभी ये 10% के आसपास है और इस साल के अंत तक ये 12% के आसपास तक पहुँच जाएगा। 11.5 के आसपास अभी चल भी रहा है, 12% के आसपास तक पहुँच जाएगा। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है। अब आप देखिए कितना बड़ा टारगेट है ये, क्योंकि आज की डेट में ही जो ब्लेंडिंग हो रही है 11-12 के आसपास जो भी हो रही है, उससे भी कंपनियां रिवेन्यू अर्न कर रही हैं।
तो अगर ये 20% पे पहुँचता है, तो आप देखिए कि इन कंपनीज़ का रेवेन्यू कहाँ पहुँचेगा। और श्री रेणुका शुगर को मैं फ्यूचर मल्टीबैगर इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो है कि जो इनकी डेट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है और दूसरी चीज़ ये है इसमें प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनकी जो विशेषता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन करती है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो इस वजह से मैं इसको एक फ्यूचर मल्टीबैगर का नाम मैं इसको दे रहा हूँ। अब मैं थोड़ा-सा इथेनॉल के बारे में आपको बता रहा हूँ। इथेनॉल क्या होता है बेसिकली अल्कोहल का एक सब एक पार्ट है, एक अल्कोहल का सब्स्टिट्यूट है या जो भी कुछ कह सकते हैं आप। इथेनॉल से ही बनता है ये, मतलब एक तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सॉरी अल्कोहल से बनता है। तो इसमें क्या होता है 99.9% अल्कोहल होता है इथेनॉल में। मतलब आप जो भी फ्यूल के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें आप नॉर्मली जो अल्कोहल होता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। 99.9% अल्कोहल होता है। देखिए, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में है या पर्सनल प्रोडक्ट्स में है, पेंट्स में यूज़ होता है, 94% प्योरिटी होती है। और जो इवन हम शराब पीने के लिए जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, वो भी सिर्फ़ 96% होता है। लेकिन जो फ्यूल के लिए यूज़ हो रहा है, एथेनॉल जो यूज़ हो रहा है अल्कोहल, एथेनॉल के रूप में जो यूज़ हो रहा है अल्कोहल, उसकी प्योरिटी 99.9% होती है। अब आप देखिए कितनी प्योरिटी है इसकी। जो हमारा नीति आयोग है, उसका अनुमान है कि भारत को 2025 तक 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट 14,000 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। अब देखिए, आज हम सिर्फ 10 या 11 कर पा रहे हैं, तो अब से जस्ट डबल। तो आप देख लीजिए कि फ्यूचर जो मैं कह रहा हूँ, उसमें कितनी सच्चाई है। जो इथेनॉल के स्टॉक्स होते हैं, नॉर्मली जिसकी हम बात अभी चर्चा भी कर रहे हैं, श्री रेणुका शुगर, इनको अपने पोर्टफोलियो में रखने का एक फ़ायदा और भी है। कि जो इथेनॉल है, वो एक कमोडिटी पार्ट है। तो कमोडिटी क्या होती है, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता है, महँगाई जैसे बढ़ती है, तो कमोडिटी के रेट बढ़ते हैं। आप घरों में भी देखें, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, खाने की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो महँगाई बढ़ जाती है। तो महँगाई जब बढ़ती है, तो इन चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ इन चीज़ों के रेट बढ़ने लगते हैं। तो उस केस में अगर आप इथेनॉल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो कल को मान लिया जैसे होता है नॉर्मली कि इन्फ्लेशन रेट आता है, वो हाई आता है तो मार्केट थोड़ा-सा करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो कमोडिटी के रेट बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इथेनॉल स्टॉक्स होगा वो गिरेगा नहीं। एटलीस्ट गिरेगा नहीं क्योंकि क्या होगा उससे उसको उल्टा और फ़ायदा होगा। तो ऐसी चीज़ें अपने थोड़ा डाइवर्सिफ़िकेशन रखें अपने पोर्टफ़ोलियो में, तो उसमें ये एथेनॉल स्टॉक को आप रख सकते हैं जिसमें सबसे अच्छा भई ब सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है तो मेरे हिसाब से तो श्री रेणुका शुगर सबसे अच्छा है। भारत का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है 11.5 नियर अबाउट आज तक का है, पहुँच गया है जबकि देश का जो गवर्नमेंट है उसकी जो लक्ष्य है, टारगेट है 2025 तक 20% तक पहुँचाने का। 2025 तक 20% ब्लेंडिंग स्तर पर इथेनॉल की माँग बढ़कर 1400 करोड़ लीटर हो जाएगी। और जो इथेनॉल बिज़नेस है, जो आज की डेट में अगर आप देखें उसका जो मार्केट कैप है, 9,000 करोड़ के आस-पास है। इसमें जो ग्रोथ मानी जा रही है, वो 500% 2025 के बाद 2025 तक भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है। 500% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो और वो नियर अबाउट मार्केट कैप हो जाएगा 5,000 करोड़ का। अब आप देखिए, मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप इसको थोड़ा-सा डीपली जाएँगे, अपनी रिसर्च कीजिए, मैं ज़रूरी नहीं आप मेरी बात मानें, लेकिन अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। तो कोशिश कीजिए। अच्छा, अब आपने कमेंट सेक्शन में क्या दिया वो अब आप देखिए। मैं जिस स्टोव के बारे में बात करने जा रहा था, वो है श्री रेणुका शुगर। श्री रेणुका शुगर एक एग्री बिज़नेस और बायो एनर्जी कंपनी है, जो चीनी मिलों और रिफाइनरी का संचालन करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में चीनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी करती है, इथेनॉल प्रोडक्शन करती है और जैविक खाद भी बनाती है। श्री रेणुका शुगर बायोफ्यूल्स के उत्पादन के लिए डिस्टिलरी संचालित करती है। डिस्टिलरीज में मोलेसिस और रेक्टिफाइड स्पिरिट का उपयोग करती है। कंपनी अपनी कैप्टिव खपत के लिए
चीनी उत्पादन, शुगर प्रोडक्शन के बाई प्रोडक्ट्स जैसे बेगास से बिजली भी पैदा करती है। देखिए क्या होता है, 2 बाई प्रोडक्ट्स हैं इसके, मोलेसिस है और बेगास है। तो बेगास से क्या होता है कि जो इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोडक्शन करते हैं, वो अपनी बिज़नेस में ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बच जाती है अगर, तो उसको ये इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं या कह सकते हैं ग्रिड हैं, उनको ये सेल आउट कर देते हैं। इससे भी रेवेन्यू आ जाता है। श्री रेणुका शुगर व्हाइट शुगर और रॉ शुगर, कोयला और मोलेसिस एंड अल्कोहल के बिज़नेस में शामिल है। मतलब ये सारे एक तरीके से इनके प्रोडक्ट हैं, ये रॉ मटेरियल भी सेल आउट कर देते हैं। भई कहीं से डिमांड आई तो ये उसको भी दे देते हैं। और जो हमारी व्हाइट शुगर है वो तो है ही इनका। अब इनका जो बिज़नेस है आप देखेंगे ब्राज़ील में है, मॉरिशस में है, दुबई में है, इथियोपिया में है, बहुत मतलब एक ये ग्लोबल कंपनी है जिसका वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में बिज़नेस है। तो इसको आप सिर्फ़ ये नहीं कह सकते सिर्फ़ इंडिया में ही है। और सबसे बड़ी आप देखिए कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील एक नंबर 1 शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री है। तो वहाँ भी इनकी एक यूनिट है, एक प्लांट है। तो इस वजह से मतलब आप देखेंगे ना मैं ये जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे गिनवाए हैं आपको, इससे आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि ये एक फ्यूचर मल्टीबैगर हो सकता है। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही आप मानें, आप अपना देख लीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, उस हिसाब से फिर डिसीज़न लीजिए। इनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। वहीं पे इनकी शुगर मिल्स भी हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही हैं अभी तक तो, दोनों जगह पे इनकी 7 शुगर मिल्स हैं। अच्छा, इसकी जो सब्सिडियरी की मैं आपको बात कर रहा था, 7 सब्सिडियरी हैं, लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो केबीके कैम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। केबीके कैम क्या है? डिस्टिलरीज़, बायोइथेनॉल, चीनी, केमिकल प्रोसेसिंग, खाद्य तेल, फिश फूड प्रोसेसिंग और इवन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इस तरीके के जितने प्लांट होते हैं, उनके ईपीएस सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं। देखिए अगर आप सिर्फ़ इतना ही देखें कि डिस्टिलरी, केमिकल प्रोसेस और आपका खाद्य तेल, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं, हमारी जो एक मार्केट में लिस्ट है प्राज इंडस्ट्री, वो सिर्फ़ डिस्टिलरी के प्लांट प्रोवाइड करती है। तो इसमें देखिए आप और भी एक्स्ट्रा भी हैं, जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी है, फिश फूड प्रोसेसिंग है। तो इस तरीके से मतलब आप देखिए कि एक ही कंपनी के अंदर आज की डेट में सिर्फ शुगर जो प्रोडक्ट है सिर्फ वो ही नहीं है इनका, बाकी इस तरीके के जो डिस्टिलरी प्लांट भी ये लगाते हैं और आपका टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी है, पूरा का पूरा इनका है। ये बहुत सारे नियर अबाउट 60 प्रोजेक्ट्स इन्होंने अभी तक हैंडओवर किए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, ब्राज़ील है, फिलीपींस है, इथियोपिया, सभी जगह इन्होंने किया है। और इनकी जो प्लांट हैं, उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत जो है, वो ये है कि ये डिफरेंट फीड स्टॉक्स में काम करते हैं। जैसे आज की डेट में क्या होता है सिर्फ़ शुगर के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसमें अनाज भी हैं, मीठे ज्वार है, चुकंदर का रस है या गुड़ है, गन्ने का रस, जो डिफरेंट फीड स्टॉक्स के ऊपर इनके प्लांट्स काम करते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब आप देखिए कि एक प्राज इंडस्ट्री हमने इसके अंदर आपको बता दिया है, तो आप देखिए कि ये आपके हिसाब से एक फ्यूचर मल्टीबैगर है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो है ही। आपके हिसाब से है कि नहीं वो आप देखिए, लेकिन इसमें जितना मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से खुद ही आपको भी लगेगा ये चीज़। अच्छा अभी इन्होंने 23 सितंबर को एक लेटेस्ट एक्विजिशन किया है 235 करोड़ में, अनामिका शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उत्तर प्रदेश में है। 100% इक्विटी अधिग्रहण किया है उसका। अभी तक क्या था श्री रेणुका शुगर का कर्नाटका और महाराष्ट्र में ही रिफाइनरी या सॉरी रिफाइनरी का शुगर मिल्स थी। तो अब क्या होगा अब इन्होंने जो ये लेटेस्ट इनका एक्विजिशन हुआ है इससे अब यूपी में भी इनकी एक मिल शुगर मिल हो गई है। तो इसका मेन मोटिव मे बी ये भी है कि वहाँ पे इनकी प्रेज़ेंस नहीं थी यूपी में, तो अब इनकी वहाँ पे भी एक अच्छी खासी प्रेज़ेंस हो जाएगी और दूसरी चीज़ है कि आपको लेबर भी आसानी से पूरा सेटअप है मतलब पूरा बिज़नेस है उसका चलती हुई कंपनी है, शुगर मिल है, तो उसमें क्या है आपको लेबर की भी टेंशन नहीं है, प्लांट भी लगा हुआ है, तो सब कुछ आपको बस हैंडओवर हुआ है अब आप
हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आने वाले टाइम में आप अगर देखेंगे, तो हो सकता है यहाँ पर इथेनॉल प्लांट भी लग जाए और उससे क्या होगा इसकी श्री रेणुका शुगर की इथेनॉल कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी इसकी देखते हैं, अनामिका शुगर मिल की जो अभी क्रशिंग कैपेसिटी है, वो 4000 टीसीडी की है और श्री रेणुका शुगर की अभी मैंने बताई भी थोड़ी देर 35,000 टीसीडी की क्रशिंग कैपेसिटी है, तो 4000 नियर अबाउट 40,000 टीसीडी की क्रशिंग कैपेसिटी अब इसकी हो जाएगी श्री रेणुका शुगर की। तो इस हिसाब से भी अगर देखें तो ये एक फ्यूचर मल्टीबैगर मेरे हिसाब से तो है। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपने जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी शेयर करें। मैं यहाँ पे अपनी पिछली 2 वीडियो को भी मैंने मेंशन किया है, जिसमें मैंने एक ग्लोबस स्प्रिट के ऊपर बनाया था, जो कि आने वाले टाइम में ग्रेन बेस्ड इथेनॉल की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। और अभी आप देखेंगे तो इसका बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे आज अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है ग्लोबल स्प्रिट, अगर आप लेना चाहें। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिफाइन किया है कि रिटेल इन्वेस्टर हमारा हम जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो क्या-क्या स्टॉक मार्केट में क्या गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफ़िट कम होता है और जो सुपर इन्वेस्टर्स हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट लेके जाते हैं। तो ऐसी हम क्या गलतियाँ करते हैं वो मैंने इसमें मेंशन की है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।